आज हम कक्षा 10वीं के बहुपद वाले अध्याय के प्रश्नावली 1 के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1 का 1 से लेके 8 तक के जो प्रश्न है उसको मैंने बता दिया है। आगे के जो प्रश्न बाकी था उसको मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। कैसे हल करना है बस आप देखो और सीखो। तो 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x का 3 घात प्लस 3x का 2 घात प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे स्पष्ट बोला है कि क्या कहा है कि यहाँ पे जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त होना चाहिए। अगर शून्य प्राप्त होता है तो ये सिद्ध होगा, अगर शून्य नहीं प्राप्त होगा तो ये सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न को। तो जैसे हम सिंपल से भाग करते हैं वैसे इसको भी भाग करेंगे। मैं अधिकतर भाग करने वाला बहुत सारा प्रश्न आप लोगों के लिए सॉल्व कर चुका हूँ। तो अब तक के तो आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे भाग करना है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न को कैसे भाग करना है। और यहाँ पे 9 दिया हुआ है। बस भाग करने का जो टेक्निक है वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस जैसे हम भाग करते थे वैसे उसी तरह से इसको भाग करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब आप लोग भाग करते जाना। अगर आप सीख चुके हैं तो आपके पास आइडिया आ गया होगा कि कैसे मैंने भाग किया था और किस तरह से इसे भाग कर सकते हैं। तो पहला शर्त क्या है, पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पे इसका पहला पद इसका पहला पद, अगर आप सोच रहे हो कि दोनों का देखो पहला पद अगर आज आप मैच करने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप सही सोच रहे हो। तो इसका पहला पद इसका पहला पद, दोनों का पहला पद देखो, दोनों का पहला पद में समान है क्या? नहीं है, समान नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम इसे कहाँ पे लिखेंगे, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लो x माइनस 1, हमने पूरा यहाँ पे x माइनस 1 को यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कितने घात है? 3 घात, और यहाँ पे कितने घात है? 1 घात। इसे 3 घात बनने के लिए कितने x की आवश्यकता है? x के 2 घात। तो यहाँ पे हम x के 2 घात का गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो फिर से हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो x वाला हमने तो ले लिया, ठीक है, बराबर करने के लिए यहाँ पे हमने ला लिया, लेकिन यहाँ पे 4 भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, 4 गुणा के रूप में है। क्या इसके साथ 4 गुणा के रूप में है? नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 का भी गुणा कर देंगे। आगे अब हल करो तो ये हो जाएगा, ये हो गया 4x का 3 घात हो जाएगा माइनस ये हो गया 4 एकम 4 और ये x का वर्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो मान है इसको कहाँ पे लिखेंगे, इसे हमें यहाँ पे लिखना है 4x का 3 घात माइनस 4x का वर्ग। इसके बाद इसे क्या करते हैं, सोचो थोड़ा सा क्या करना है इसके बाद हमें घटाना है इसे। तो यहाँ पे हमने घटाएंगे तो ये चिन्ह जो है वो परिवर्तन हो जाएगा, ये भी चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस माइनस होने के कारण ये दोनों कट गया। यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये भी क्या है, प्लस हो गया। दोनों प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये जो दोनों है ये जुड़ जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, और ये रहा x का वर्ग। ये वाला जो 4x का वर्ग है इसका हम क्या करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका। ये क्या चीज़ है, ये हमारा भागफल है, और इसे हम कहाँ पे लिखते हैं, हमने भाग किया ना, कितने बार गया है, तो यही भागफल कहलाता है। तो इसे हमें यहाँ पे लिखना होता है 4x का वर्ग। ठीक है, आगे जो पीछे में जो मान दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, उतार लेना है। तो देखो 2x माइनस 9 इसे हमने उतार लिया। अब फिर से हम क्या करेंगे भाई, फिर से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो प्रक्रिया हमने पहले वाले में अपनाया था। कौन सा प्रक्रिया है कि इसका पहला पद फिर से मैच करेंगे इन दोनों का। देखो पहला पद में इस बार देखो x का वर्ग है और यहाँ पे x है, क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर से हम इसे पूरा यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो इसको x का वर्ग होने के लिए कितने x की आवश्यकता है, 1 x की। तो इसमें क्या करेंगे, एक x का गुणा कर देंगे। इसी तरह से देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लाने के लिए 7 का भी गुणा करेंगे। तो ये रहा 7 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 7x का गुणा करेंगे तो इनके दोनों पद जो है वो बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 7x का वर्ग माइनस ये क्या है, 7x हो जाएगा। समझ में आया? इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, इसको हमें यहाँ पे लिखना है 7x का वर्ग माइनस 7x। फिर से क्या करेंगे,
फिर से हम इसे घटा देंगे, घटाएंगे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से परिवर्तन हो गया, ये प्लस माइनस होने के कारण कट गया, ये भी प्लस, दोनों प्लस प्लस है तो ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। और पीछे में क्या है 9, उतार लेते हैं। यहाँ पे जो 7x है वो क्या प्राप्त हुआ, ये जो है ये भागफल है, तो इसे हमें कहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे। ये रहा 7x हमने भागफल के रूप में यहाँ पे लिख लिया। चलो आगे और हल करना है हमें। देखो फिर से हमें क्या करना है, फिर से वही प्रक्रिया अपनाना है। जब तक के पूरी तरह से हल ना हो जाए तब तक हमें अपनाते जाना है। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों में x है, मतलब क्या है, दोनों के x समान हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, क्या है कि यहाँ पे इसके साथ 9 जुड़ा है, लेकिन इसके साथ 9 नहीं जुड़ा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम x माइनस 1 के साथ 9 का गुणा कर देंगे, तो दोनों के पहला पद जो है वो बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 9x माइनस 9। इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, तो चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये रहा परिवर्तन हो गया। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो गया, ये पूरा कट गया। कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ शेषफल। और यहाँ पे देखो भागफल कितना प्राप्त हुआ, +9 प्राप्त हुआ। तो ये भागफल है और ये शेषफल है। अगर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सिद्ध हुआ। समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, ये सिद्ध हुआ है, मतलब ये प्रूफ कर रहा है कि यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिद्ध हो गया। समझ में आ गया ये प्रश्न। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 10वां जो प्रश्न है वो क्या है, जांच कीजिए कि बहुपद x² माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। अब इस बार भी हमें बताना है कि शून्य है अथवा नहीं। तो देखो अगर शेषफल आपसे शून्य प्राप्त हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये सिद्ध हुआ। अगर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि ये सिद्ध नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रश्न बता दिया है, तो इस बार इस प्रश्न को मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी हल किया सेम टू सेम अगर हल करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। बस आपको शेषफल देखना है कि शेषफल जो है वो 0 आ रहा है कि 0 के मुकाबले या कोई नंबर में आ रहा है। अगर नंबर में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सिद्ध नहीं होगा। तो 10वां प्रश्न आप बना के देखना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर मैं इसको बताता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले ही मैंने बहुत सारे प्रश्न बता दिया सेम टू सेम प्रक्रिया वाला। आगे देखें 11वां प्रश्न। चलो 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है तब लंबाई क्या होगी। अब इसमें बताना है, लंबाई बताना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आयत किसे कहता है। भाई जब तक कि हम आयत नहीं जानेंगे तब तक कि हम प्रश्न को नहीं बना सकते। तो आयत और वर्ग आप जानते हो ना पहचानना, पहले हम वर्ग बनाते हैं। ये क्या है, ये वर्ग है। वर्ग में चारों भुजाएं जो है वो क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए इसे ए से ही दर्शाया जाता है। समझना ना, चारों भुजा क्या है, बराबर है। ये भी भुजा बराबर है, ये भी है, ये भी, ये भी। मतलब ये अगर 2 है, ठीक है 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा और ये भी 2 मीटर होगा। तो सभी भुजाएं बराबर होने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग कहते हैं। समझ में आ गया, ये क्या है, वर्ग है। आगे जो क्षेत्रमिति है, जब मैं उसका क्वेश्चन आपको उसमें रिलेटेड जब क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा आपको उससे रिलेटेड, तो आपको ये वर्ग आयत ये सब पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया, जबकि यहाँ पे देना नहीं चाहिए था, इसे क्षेत्रमिति में ही देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दे दिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो देखो ये कहलाता है वर्ग। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आयत, देख लेते हैं। ये है आयत। आयत में क्या होता है, आयत की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, आयत की पहचान आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। कैसे, देखो ये भुजा बराबर है तो ये भी, मतलब ये भुजा जितना है उतना ही ये भी है। लगभग मान लो मैं इसको 5 मीटर मानता हूँ तो ये भी क्या होगा, ये भी 5 मीटर होगा। अगर मैं इसको 3 मीटर मानता हूँ तो इसके सामने वाला भुजा कितना होगा, ये भी 3 मीटर होगा। मतलब ये आमने सामने के भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम कहते हैं आयत कहते हैं। समझ में आ गया, आयत की पहचान करना आपको समझ में आ गया होगा। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, क्योंकि ये प्रश्न आयत से संबंधित है तो हमें आयत के बारे में ही जानना है। तो मैं यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल ले लेता हूँ। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है लंबाई होता है
और ये होता है चौड़ाई होता है। देखो 2 लंबाई रहेगा क्योंकि दोनों भुजाएं अगर बराबर है इसका मतलब 2 लंबाई और 2 चौड़ाई रहेगा। तो इसका जब भी हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक एक का हमें गुणा कर देना होता है। क्या करना होता है, एक एक का गुणा कर देना होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर गुणा कर देंगे लंबाई और चौड़ाई का, तो क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यहाँ पे लंबाई गुणित क्या कर रहे हैं, चौड़ाई। तो ये रहा आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। समझ में आया? इस तरह से आयत के क्षेत्रफल का सूत्र बनाया जाता है। चलो आगे अब हल करते हैं प्रश्न को। अब प्रश्न में आते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है, देखो यहाँ पे। तो आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 45, एक सेकंड है ना, यहाँ पे मैं चलो नीचे में लिख लेता हूँ, 45x² प्लस 30x दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इतना दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे चौड़ाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई को भी लिख लेते हैं। चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है। 15x दिया हुआ है ना, 15x मीटर दिया हुआ है, ये चौड़ाई है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है लंबाई ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना है, तो देखो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमारे पास चौड़ाई दिया है। अगर हमारे पास लंबाई का मान निकालना है तो हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कितना है, हमारे पास लंबाई का मान नहीं दिया है, तो लंबाई को क्या करेंगे, जैसा है वैसा रखेंगे। क्यों, क्योंकि यही मान हमें ज्ञात करना था इसमें, इसीलिए हम इसे जैसा है वैसा रखेंगे। इसके बाद देखो चौड़ाई। चौड़ाई देखो तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 15x दिया है, तो हम 15x यहाँ पे चौड़ाई पे लिख लेते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल भी दिया है कि नहीं दिया है, तो देखो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का मान कितना है, 15x² प्लस 30x। तो लिख लेते हैं, सॉरी 45, 15 बोल रहा था ना, 45x² प्लस 30x। तो यहाँ पे 45x² प्लस 30x यहाँ पे दिया हुआ है। अब हल कर देते हैं। तो लंबाई को यहीं के यहीं रहने देते हैं, और यहाँ पे जो 15x है उसको उस साइड ले जाते हैं। तो जब भी हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये गुणा के रूप में, इसीलिए ये तिरिया गुणा होगा, और तिरिया गुणा होके नीचे में आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे में। जब भी गुणा के फॉर्म में होता है इस तरह से, कोई मान जो है गुणा के फॉर्म में रहेगा, तो ये जो है जिसका मान हमें निकालना होता है वो बस यहाँ पे रुकेगा, बाकी जो मान है दूसरे साइड में जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। ध्यान देना ना, गुणा के फॉर्म बस में ऐसा होगा, बाकी में नहीं होगा। अगर प्लस माइनस में है तो ये ऊपर में जाएगा, बस यहाँ पे चिन्ह में क्या होगा, परिवर्तन बस होगा। बाकी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे होता है वो भी, अभी आप सिर्फ गुणा वाले को समझो। चलो आगे हल करें। तो यहाँ पे लंबाई है, लंबाई को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 45x² है प्लस 30x है। इसको हल करने के दो तरीके हैं, लेकिन अगर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जो भागफल विधि वाला है, तो उसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप उससे भी हल कर सकते हैं। और ये नॉर्मल जो ट्रिक है इससे भी आप हल कर सकते हैं। तो देखो सिंपल ट्रिक उपयोग करता हूँ। 15 के पहाड़ा में ये भी आता है, ध्यान देना ना, 15 के पहाड़ा में ये भी आता है, 15 के पहाड़ा में ये भी आता है। तो 15 के पहाड़ा में अगर दोनों आता है तो दोनों से 15 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो निकाल लो, ये रहा 15 उभयनिष्ठ आ गया। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x भी उभयनिष्ठ निकल गया। बचेगा क्या, 15 दूनी 30, 15 3 45। 15 के पहाड़ा में 45 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे हमने एक x यहाँ पे निकाल लिया, तो कितना बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा। इसी तरह से देखो 15 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 2 बार में। तो प्लस क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 15 दूनी 30, 2 बार में आया तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से हमने x जो है निकाल लिया है, तो हमें x को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखो 15x। अब देखो 15x यहाँ पे दिया है, तो 15x को यहाँ पे कटा देते हैं, और 15x को यहाँ भी कटा देते हैं। तो बचा क्या, बचा जो है वो है यहाँ पे लंबाई बराबर 3x प्लस 2, और यही क्या है, इसका आंसर है। यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। समझ में आया? इस तरह से हल करते हैं प्रश्नों को। चलो आगे देखते हैं, अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न को कैसे हल करना है।
12वां प्रश्न है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो हमें यहाँ पे बताना है प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगा, ये बताना है। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है एक रेखाखंड दिया हुआ है। वो रेखाखंड जो है वो 28x है, मतलब ए से बी का जो मान है वो 28x रहेगा। अब इसे दो बराबर भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो बीच से काटना होगा या बीच में बिंदु पॉइंट देना होगा, तभी ये दो बराबर भागों में बढ़ सकता है। तो चलो इसको हम हल करके देखते हैं कि कैसे इसका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लो माना, ठीक है, मान लेते हैं माना दिए गए रेखाखंड ए बी पर सी जो है वो क्या है, सी जो है वो कोई बिंदु है, कोई बिंदु है जो ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अभी जो मैंने लिखा है अब उसको मैं बनाता हूँ चित्र के माध्यम से, आपको बताता हूँ। मतलब यहाँ पे देखो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इस बिंदु का नाम क्या है, ए है, और इस बिंदु का नाम क्या है, बी है। अब रेखाखंड का है, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। इस तरह से हमने मिला लिया। अब यहाँ पे इन दोनों के मध्य में देखो ए बी पर सी कोई बिंदु है, तो सी बिंदु है जो मध्य बिंदु रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं सी, दे देते हैं। तो सी क्या है, ये मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे हमें देखना है जो प्रश्न में क्या है उसके हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न में जो कहा है उसके हिसाब से करते हैं। अब यहाँ पे देखो ए और सी, यहाँ पे ए सी प्लस सी बी, ए सी, ठीक है, एक पॉइंट क्या होगा, ए से सी तक गया और सी से बी तक गया, तो ए सी प्लस सी बी बराबर, अगर हम दोनों को लिखते हैं तो इन दोनों के बराबर कौन सा रहेगा, डायरेक्ट अगर हम ए से कहाँ पे चला जाए, बी चले जाते हैं। ध्यान देना ना, क्या है, अगर मैं ए से डायरेक्ट बी जाता हूँ तो ये ए सी प्लस सी बी के बराबर होगा। तो इसे हम लिख लेते हैं ए बी, लिख लेते हैं। समझ में आइए। चलो अब यहाँ पे देखो इस प्रश्न में क्या कहा था, इस प्रश्न में कहा था कि मध्य बिंदु, मतलब जो बिंदु देंगे वो दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका मतलब कि ए सी जो है, ध्यान देना, ए सी जितना है उतना ही दूरी किसका होगा, सी से बी की भी दूरी होगा। समझना क्या होगा, जितनी दूरी ए से सी का होगा उतनी दूरी सी से बी का होगा। इसे हम पहला समीकरण दे देते हैं। ठीक है, दोनों की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे समीकरण एक में क्या करेंगे, ए सी प्लस सी बी, या तो हम ए सी के जगह में सी बी रखें या सी बी के जगह में ए सी रखें, क्योंकि दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो दोनों में से किसी एक के स्थान पे हम मान रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ए सी के स्थान पे सी बी रख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लो ए सी, यहाँ पे ए सी के स्थान पे मैं क्या रख रहा हूँ, सी बी। तो ए सी क्या बन गया, सी बी। सी बी क्यों बना, इसलिए सी बी बना क्योंकि दोनों की जो दूरी है वो समान है, और समान है तो आप दोनों की दूरी अगर समान रखोगे तो आप ए सी के स्थान पे सी बी रख सकते हो। और यहाँ पे पहले ही सी बी दिया हुआ है, और ये हो गया ए बी हो गया। सी बी कितना हो गया, 2 सी बी हो गया बराबर, यहाँ पे है ए बी है। अब प्रश्न में जो ए बी है उसका भी मान दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 28x दिया था ना। ए से बी की जो दूरी है वो कितना दिया हुआ था, 28x। तो इसका मान हम रख लेते हैं 28x, और ये हो गया 2 सी बी हो जाएगा। तो ये हो गया सी बी बराबर 28x। ये 2 इस साइड आके कहाँ पे आएगा, भाई नीचे में आएगा ना। मैंने बताया था अगर गुणा के रूप में है तो कहाँ पे आएगा, नीचे में। तो यहाँ पे सी बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। ठीक है, तो ये 4 हो गया और ये x आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 14x आ गया। ठीक, यहाँ पे कितना आया, सी बी का मान 14x आया। अब जो ए सी है और सी बी है दोनों अगर बराबर है, इसका मतलब क्या है, हम उसको भी निकाल लेते हैं ना। अब इसको हम कहाँ पे रख देते हैं, चलो इसको मैं दूसरा समीकरण नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिखो सी बी के मान को समीकरण 1 में रखने
पर सी बी के मान को समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 समीकरण 2 ए सी बराबर सी बी लिखो, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर सी बी। यहाँ पे ए सी जो है, सी बी का मान कितना है 14x। तो देखो सी बी का मान भी कितना आया 14x आया और ए सी का मान भी कितना आया 14x आया। तो यही जो है ये क्या करता है, इसे सिद्ध करता है कि जो दो बराबर भागों में हमने बांटा है ना, वो दोनों बराबर भागों में बांटा हुआ सिद्ध हो रहा है। तो ये क्या है, इसका आंसर है। समझ में आ गया? तो इस तरह से प्रश्न को बनाया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्नावली है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।